नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे हो। तो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं G5 की नई थ्रिलर वेब सीरीज जिसका नाम है जानवर द बीस्ट विदिन। बहुत ज़बरदस्त वेब सीरीज है। इसमें 7 एपिसोड हैं। चलो सभी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी छत्तीसगढ़ के एक छोटे से काल्पनिक कस्बे छंद की है। सब इंस्पेक्टर हेमंत कुमार भूदन अरोड़ा हैं ये, जो हेमंत कुमार की भूमिका निभा रहे हैं। एक ईमानदार और मेहनती पुलिस अफसर है जो अपनी ड्यूटी के साथ साथ जाति भेदभाव और भ्रष्ट सिस्टम से जूझ रहा है। तो दोस्तों, इस वेब सीरीज में सबसे पहले एक जंगल का दृश्य दिखाया जाता है, जहां रात में किसी को एक लाश खोदते हुए दिखाया जाता है। एकदम सड़ी लाश है, बहुत बुरी तरीके से सड़ गई है लाश। तभी एक गश्त करते हुए पुलिस कांस्टेबल आता है और वो वहाँ पर हलचल सुन के आवाज़ लगाता है, लेकिन कोई नज़र नहीं आता है। तभी उसको एक फ़ोन आता है और वो आगे बढ़ जाता है। अगली सुबह पुलिस स्टेशन का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। तभी गांव में पूजा होने की सूचना मिलती है कि पूजा की तैयारी पूरी हो गई है। सभी वहाँ से पूजा में पहुँच जाते हैं। पूजा में एक बकरे की बलि का दृश्य नज़र आता है। उसके बाद सभी को प्रसाद खाते हुए दिखाया जाता है। तभी एक कांस्टेबल मोती लाल की थाली में एक खून लगा केला परोसा जाता है। वह भड़क जाता है। वह उच्च जात का है तो कहता है, हाय दादाजी, मेरा धर्म नष्ट हो गया। ये निम्न जाति वाले, इसीलिए इनके दावत वात में मैं नहीं जाता हूँ। खून लगा केला खवा दिया। और वो एक तड़ाक से थप्पड़ जड़ देता है जो केला परोसता है। सीआई दयानंद उसको समझाते हैं। फिर सीआई दयानंद एसआई हेमंत से कहते हैं कि कल से तुम्हारी छुट्टी शुरू हो रही है और फिर 1 हफ्ते मुंह मत दिखाना। तो ये कहकर वो चले जाते हैं। फिर थाने में एसआई पहुंचता है। वहाँ पर बिमला मिलती है। कहती, सर कहाँ थे? यहाँ तो बवाल कटा हुआ है, एमएलए जगताप आया है। तो पहले पूछता है, कहाँ है सर्किल इंस्पेक्टर तुम्हारा दयानंद? मैं 1 घंटे से यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ और वो वहाँ गुलछल्ले उड़ा रहा है। एसआई हेमंत कहते हैं कि वो किसी विशेष केस की छानबीन करने गए हुए हैं। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? एमएलए एसपी की धमकी देकर कहता है, बिना किसी सरकारी कार्रवाई के अगले 24 घंटे में सरजू को ढूंढो। वो 2-4 दिन से दिखाई नहीं दे रहा है। वो मेरा छोटा भाई है। हेमंत कहता है, ठीक है सर। एमएलए जा भी नहीं पाता तब तक एक संकेत नाम के वकील अपनी बहनों के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो भी बहुत धमकी देते हैं। सीआई को पूछते हैं और कहते हैं, डीएसपी पाठक मेरा क्लासमेट है, मेरा काम तुरंत होना चाहिए। ये मेरे बहनों के साहब हैं, इनका 20 लाख का गहना चोरी हो गया है, इनकी बेटी की शादी है, 1 हफ्ते के अंदर गहना मिल जाना चाहिए। तभी वही मोतीलाल कांस्टेबल आता है और एक चोर को लेकर आता है। कहता है, ये सर चोरों का सरदार है, इसको ज़रूर पता होगा। उसको बिरयानी खिलाई जाती है। फिर बिरयानी खिला के उसको सुधार सिंह के पास भेजा जाता है। सुधार सिंह अच्छे से उसकी खातिरदारी करते हैं पूछताछ करने के लिए। तभी एक चाय वाला आता है जिसका नाम कैलाश है। वो एसआई हेमंत से कहता है, सजी लगता है गरिमा भौजी दर्द में हई, वो खाना नहीं खाइन है। एसआई हेमंत दौड़ के घर जाता है। वहाँ उसकी पत्नी गरिमा को दिखाया जाता है जो पेट से है। वो कहती है कि तुम नौकरी करना, हमारे साथ मत रहना इस वक्त भी। ऐसा ही कहता है, अरे परेशान ना हो, कल से हमारी छुट्टी शुरू हो रही है। तो आज रात की बात है, सीआई साहब अपने पोते के मुंडन में गए हुए हैं और बिना किसी की सूचना दिए गए हुए हैं। आज की रात संभाल लो, अगर कुछ होता है तो हमको तुरंत फ़ोन करना। जानती हो हमें क्या कहते हैं? तो उसकी पत्नी कहती है, हाँ जानते हैं ना, तुमको मिल्खा सिंह कहते हैं, छंद का मिल्खा सिंह। तभी उसको फिर एक फ़ोन आता है अनजान नंबर से और वो तुरंत एएसआई बलवंत के साथ उस जगह पर पहुंचता है। वहाँ पर कोई नज़र नहीं आता है। तभी दोनों को बदबू आती है और वो बदबू की तरफ भागते हैं तो उनको दिखाई देती है सड़ी लाश। वो बहुत बुरी तरीके से सड़ चुकी है। पुलिस फोर्स वहाँ पर आती है, तहकीकात करती है। तभी डीएसपी का फ़ोन आता है और एसआई हेमंत और बलवंत
मोतीलाल की तरफ एक शिकायत भरी निगाहों से देखते हैं। डीएसपी को किसने बता दिया? तब तक डीएसपी वहाँ पहुँच जाता है, सीआई को पूछता है। हेमंत बोलता है सर वो जरूरी केस की छानबीन करते हैं। डीएसपी पाठक जो है तुरंत मोतीलाल से सीआई को फ़ोन लगाता है और उसको अच्छे से झाड़ता है और कहता है इस केस को तुरंत ख़त्म करो, नहीं तो तुम सबके सस्पेंशन लेटर मैं लेकर आऊँगा। उसी के साथ वहाँ पर जैसे ही डीएसपी जाता है तो एसआई हेमंत मोतीलाल को वहाँ पर छोड़कर उसको छोड़ने जाता है सड़क तक। तो डीएसपी पाठक वो केस का इंचार्ज हेमंत को बना देता है और कहता है सभी की छुट्टियाँ ख़त्म, तुम्हारी भी ख़त्म, ठीक है, और यहाँ कोई मीडिया उडिया नहीं चाहिए और किसी को कोई कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। जैसे ही डीएसपी जाता है तो हेमंत मुड़ के देखता है तो पीछे मोतीलाल भी खड़ा होता है। हेमंत पूछता तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहता है सर बहुत बदबू आ रही थी। फिर दोनों भागते हुए लाश के पास जाते हैं तो वहाँ का दृश्य देखकर दोनों अचंभित हो जाते हैं। लाश का सर गायब होता है। एसआई हेमंत मोतीलाल पे चिल्लाता है तुमने ये क्या किया, अब क्या होगा? सर कहाँ गया? इधर उधर ढूंढते हैं लेकिन सर नज़र नहीं आता है। यहीं पर एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 1 के जरिए हमें पता चलता है कि इस कहानी में सिर्फ क्राइम नहीं बल्कि सामाजिक तनाव, जाति व्यवस्था और पॉलिटिकल दबाव की परतें भी जुड़ी हुई हैं। अब बढ़ते हैं एपिसोड 2 की ओर, जहाँ ये केस और भी रहस्यमय मोड़ लेता है। सरजू अपनी बीवी सुधा को लेने जाता है। एक बहुत नामी आदमी होता है, क्षेत्रीय आदमी जिसको मामा जी लोग कहते हैं, वो मामा जी के पास गया हुआ है और सुधा को भेजने को कहता है। मामा जी कहते हैं मेरी बहन रोकर यहाँ आई थी और तू उसको नीच भगा कर ले गया, इसीलिए भगा कर ले गया था। जा, अगर मेरी बहन को चाहता है, अपनी बीवी चाहता है तो अपनी माँ को मेरे पास ले आ। सब वहाँ पर हंसने लगते हैं। तभी सरजू एक कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। फिर दिखाया जाता है बिना सर के 100 सीआई दयानंद भी आते हैं। डीएसपी पाठक का फ़ोन दयानंद मोती की तरफ देकर डीएसपी को किसने बता दिया? डीएसपी दयानंद को फटकार लगाता है कि सर ना मिला तो तुम सबको सस्पेंड लेटर मैं खुद दूंगा आके। सीआई सारी नाकामी हेमंत पर थोप देता है। हेमंत सारे पुलिस वालों के साथ सारे जंगल में तलाशी करता है। तभी एक अनजान व्यक्ति भागता नजर आता है। हेमंत उसका पीछा करके पकड़ लेता है। उसका नाम शंभू होता है। वह कहता है हेमंत सर, मैं आपके जात का हूँ, शिकारी हूँ, मैंने ही आपको फ़ोन किया था, मुझे कुछ नहीं पता है, निम्न जाति का है। ये जानकर मोतीलाल तुरंत उसको पीटना शुरू कर देता है। तब तक सीआई भी वहाँ पर पहुँच आते हैं। हेमंत मोतीलाल को रोकता है। तब तक सीआई भी 2-4 उसको लगा देते हैं और पूछते हैं कहाँ है सब। तभी हेमंत को फ़ोन आता है। हेमंत कहता है सर गरिमा अस्पताल में। से कहता है जाओ जाओ जल्दी जाओ, साथ में बलवंत को भी लेते जाओ। इसी साथ अस्पताल का सीन दिखाया जाता है। अस्पताल में गरिमा की माँ हेमंत पर ताने मारती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो गरिमा है वो उच्च जात की है और हेमंत भी निम्न जात का है और हेमंत और गरिमा ने भागकर शादी की है। बच्चे का जन्म होता है। हेमंत को बच्चे के साथ दिखाया जाता है। इसी साथ सीआई आते हैं, हेमंत से मिलते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है, तुमने जो कांड किया है ना, तुम्हारी वर्दी भी जा सकती है। पाठक बहुत भड़क रहा है। तुम्हारे पास 1 हफ्ता है, उसका सर ढूंढो और इस केस को क्लोज करो, नहीं तो तुम्हारी वर्दी भी जा सकती है। इसी साथ एमएल जगताप को दिखाया जाता है जो 100 की शिनाख्त करने आया हुआ है। 100 देखकर वो कहता है ये सरजू नहीं है। कहता है सरजू के बाएं हाथ की बीच वाली उंगली कटी हुई है। फोरेंसिक वाले को दिखाया जाता है। वो कहता है 100 काफ़ी पुराना है, इसे कहीं और से खोद कर लाया गया है। शरीर पर कोई चोट एवं जहर के निशान नहीं दिखाई पड़ते हैं। लगता है उसकी मौत सर पर लगी चोट के कारण हुई है, क्योंकि सर है नहीं तो पक्का कह नहीं सकते हैं। तो वो कहता है कि 6-7 महीने पहले ही भी ऐसा एक सरकटी लाश मिली थी जिसका केस आज तक सॉल्व नहीं हुआ है। इसी के साथ दोस्तों कि दूसरा एपिसोड भी ख़त्म होता है। शुरू करते हैं एपिसोड 3। पुलिस की जीप का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ मोतीलाल कहता है सोचे तो सरजू की लाश मिल गई है और केस ख़त्म हो जाएगा, ये नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। इसी के साथ वो बताता है सर 7-8 महीने पहले भी एक सर कटा सौ मिला था। एक भवानी नाम के बेटी को भी पकड़ा गया था, लेकिन सर न मिलने के कारण भवानी को छोड़ दिया गया। वो अब खुलेआम घूम रहा है।
साथ ही वह हेमंत को उसका पता भी बताता है। हेमंत वहीं पर पहुंचता है। वहां पर आदिवासियों की पूजा का उत्सव चल रहा है। सब बड़े धूमधाम से उत्सव मना रहे हैं। वहीं पर कैलाश मिलता है। वो अपनी बेटी से हेमंत को मिलाता है और बताता है इसका नाम गरिमा है। गरिमा हेमंत की बीवी का भी नाम है। उस समय भवानी नाम का व्यक्ति नजर आता है। जैसे ही पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है, तभी पूजा में शामिल एक पुजारी को सरजू की लाश मिल जाती है। लाश मिलने से भगदड़ मच जाती है। अब दिखाया जाता है हेमंत मामा जी के घर का दृश्य, जहाँ हेमंत सरजू के कत्ल के लिए गया हुआ है। तो वहाँ मामा जी कहते हैं, मोतीलाल, तुम्हें मेरी चौखट पर आने की अनुमति थी। लगता है वर्दी की गर्मी सिर चढ़ गई है, जो कुछ लोग अपनी औकात भूल गए हैं। हेमंत कहता है, हम सरजू के खून की छानबीन करने आए हैं। मामा जी कहते हैं, हमने उसका खून नहीं किया है, उसने ही पहले मारपीट शुरू की थी। वो हमारी बहन को भगा कर ले गया है, नीच कहीं का। बताओ, कोई चुप बैठेगा? अभी उसकी बहन सुधा बाहर आती है और वो मामा जी पर हत्या का आरोप लगाती है। मामा एवं उनके बेटे गोपी को पुलिस अरेस्ट करती है। बलवंत सुधा का बयान लेता है। अब आगे पुलिस स्टेशन का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ पर अच्छी धुलाई होती है दोनों की, और धुलाई से मामा और उसके बेटे की सारी हेकड़ी खत्म हो गई है। सिद्धार्थ सिंह की मार से मामा जी हग मारते हैं। सारे पुलिस वाले कहते हैं, कैलाश को बुलाते हैं कि इसका टट्टा साफ करने से पूरा पुलिस स्टेशन बदबू मारेगा। इसी के साथ हेमंत बिमला से सरजू की कॉल डिटेल मांगता है। सीआई साहब आते हैं। वो हेमंत से गहने वाले केस की पड़ताल की खबर लेते हैं। इसी के साथ दृश्य शिफ्ट होता है चंद्राकर के घर में, जिनके गहने चोरी हो गए हैं। हेमंत अपनी टीम के साथ वहां जाता है, पूछताछ करता है। सीसीटीवी कैमरे के बारे में पूछता है तो बोलते हैं यहाँ कोई कैमरा नहीं है। लड़की की माँ जो व्हील चेयर पर बैठी हुई है, वो कहती है 25 लाख के गहने की चोरी हुई थी, और मेरा जीजा जो संकेत हैं उनकी पहुंच बहुत बड़े बड़े लोगों तक है। अगर गहने नहीं मिले तो मुझे नहीं पता कि किसी की वर्दी जाएगी या ट्रांसफ़र होगा। हेमंत वापस थाने आता है। शंभू के गाँव वाले वहाँ पर नारा लगा रहे होते हैं, जिसको वहाँ जंगल में पकड़ा गया था। हेमंत शांत करके शंभू को गांव से बाहर न जाने की चेतावनी देकर छोड़ देता है। हेमंत अब उस आदिवासी पुजारी से पूछताछ करता है जिसने सरजू की लाश खोदी थी। पुजारी कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, वो देवता थे जिन्होंने किया है, मुझे कुछ नहीं पता है। हेमंत ने कहा, ये खून तुमने किया है या देवता ने, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। पुजारी भड़क जाता है। वो कहता है, सरजू की सारी करतूतें मुझे पता है। वो बहुत बदचलन आदमी था और दूसरे की बीबी बहनों पर नज़र डालता था। इसी के साथ हेमंत पर भी भड़कता है। वो कहता है, तुम और हमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर किसी को खींच ना सको तो कम से कम उसके पीछे मत ढकेलो। वर्दी पहन लेने से जात नहीं बदलती, जात कभी नहीं जाती। तुम साथ नहीं दोगे तो क्या हुआ, हमारा देवता हमारे साथ है। पुजारी की बात सुन हेमंत के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इसी के साथ एपिसोड 3 ख़त्म होता है। एपिसोड 4 में दिखाया जाता है कि एसआई हेमंत कैलाश का हालचाल लेता है। थाने में सीआई साहब डीएसपी से बात कर रहे हैं। डीएसपी बहुत हड़काता है, कहता है सरजू के केस को बंद करो। तभी सीआई एवं हेमंत के सामने मामा जी एवं गोपी सरजू की हत्या का कबूलनामा देते हैं। उनको इतना मारा जाता है कि मार के डर के कारण कबूलनामा देते हैं, लेकिन उनका स्टेटमेंट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मैच नहीं होता है। तभी उन पर सख्ती की जाती है। सख्ती करने पर वो लोग बताते हैं कि ये कबूलनामा हमने मार से बचने के लिए दिया है। मोतीलाल और कैलाश ने कहा था कि कबूलनामा दे दो और कोर्ट में अपने बयान से पलट जाना तो तुम मार से बच जाओगे। इससे साफ हो गया कि सरजू का कत्ल मामा एवं गोपी ने तो नहीं किया है। आखिर कातिल है कौन, ये सवाल अभी बाकी है। हेमंत मोतीलाल को फटकार लगाता है। बलवंत कैलाश को उल्टा सीधा कहता है। तभी बगल के पुलिस स्टेशन के एसआई जगदीश साहू को दिखाया जाता है, जो यहाँ हेमंत से मिलने आए हैं, और उनको सरकटी लाश की डिटेल चाहिए, क्योंकि उनके पास शिवा नामक व्यक्ति के गुमशुदगी की रिपोर्ट आई हुई है। हेमंत कहता है, अभी फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई है। शिवा की डिटेल देकर साहू जी चले जाते हैं। हेमंत घर जाता है। बीवी पूछती है, बेटे का नाम सोचा? हेमंत कहता है, अभी नहीं, समय ही नहीं मिला, मैंने तो बेटी का नाम सोचा था। उधर तब तक एक फ़ोन आता है जिसमें बलवंत कहता है कैलाश ने एक चोरी की टिप दी है।
तो वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और चोर पकड़े जाते हैं। हेमंत कैलाश को ऐसे ही टिप देते रहने को कहता है और बलवंत की बात के लिए माफ़ी मांगता है। इसी के साथ पुलिस स्टेशन का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ बिमला बताती है कि शिवा का फ़ोन चालू हुआ है, उसमें कोई नया सिम पड़ा हुआ है। सिम जो है बल्लू के नाम पर है। बल्लू की कॉल डिटेल से पांडी का नाम मिलता है। पुलिस पांडी को पकड़ती है, उसके ज़रिए बल्लू तक पहुंचती है और बल्लू के घर हेमंत पहुंचता है तो वहां कैलाश भी मिलता है। बल्लू कैलाश के घर में होता है। बल्लू बताता है, कैलाश ने मेरा सिम नए फ़ोन में डाला था। तलाशी में फ़ोन मिलता है। कैलाश को हेमंत पुलिस स्टेशन लाता है। बल्लू की धुलाई कैलाश के सामने होती है। कैलाश बैठा बैठा सब देखता है। सुबह से रात हो जाती है। बलवंत कैलाश के लिए बिरयानी लाता है, क्योंकि बिरयानी लाकर खिलाकर फिर धुलाई होती है। ये सब कैलाश को पता होता है। फिर क्या होता है, वही दृश्य सुधार सिंह लाए जाते हैं और फिर कैलाश की धुलाई होती है। बिमला हेमंत से बलवंत के सुधार सिंह को रोकने को कहती है। हेमंत कैलाश को बाहर लाता है और फ़ोन के बारे में पूछता है। कैलाश बोलता है कि ठर्रा की दुकान पे एक व्यक्ति से खरीदा था। पुलिस ठर्रा की दुकान पर जाती है और कंफर्म करती है। चोरों की पिटाई से सोना खरीदने वाले सुनार का पता चलता है। सोना मिलता है। वकील संकेत थाने आते हैं और बहनोई भी उनका साथ में आता है। सीआई दयानंद पर केस न हल होने का जातिगत भेदभाव का इल्ज़ाम लगाते हैं। सीआई कैलाश से 3 चाय मंगवाता है, पीने को बोलता है, वे नहीं पीते हैं। सीआई दयानंद कहते हैं, आप लोग तो बड़े लोग हैं, आपकी बड़ी सोच है, लेकिन आप बड़ी सोच वाले ही भेदभाव का बीज बोते हैं। क्यों चाय पिएंगे? ये नीचे जाति वाले ने छुई है ना, वो हम पर भेदभाव का इल्ज़ाम लगाते हैं। सीआई हेमंत से केस की डिटेल लेता है। बिमला बताती है, सुनार से जो सोना प्राप्त हुआ है उसमें इनका कोई सामान नहीं है। संकेत के बहनों बिलक बिलक के रोने लगते हैं, कहते हैं, आए मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी, मैं तो मर जाऊंगा। फिर सीआई दयानंद को दया आ जाती है। वो कहते हैं, प्राप्त जेवर में से 15 लाख तक के जेवर इनको दे दो। तभी एमएलए जगताप भी आता है। हत्यारे के बारे में पूछता है। हेमंत सरजू की फाइल पर साइन कराता है। तभी फाइल में रखी सरजू की फ़ोटो पर हेमंत की नज़र जाती है। उसमें सरजू एक चैन पहने हुआ था, वैसी ही चैन जेवरों में मिलती है। तब जाके सुनार की और अच्छी खासी पिटाई होती है। उससे उस चेन के बारे में पूछा जाता है। सुनार कहता है कि मैं क्या जानूँ सर, सैकड़ों लोग दुकान पर आते हैं, मुझे शक्ल नहीं ध्यान रहती है, अगर वो दिखेगा तो हम पहचान जाएंगे। फिर शाम को कैलाश चाय लाता है। सुनार पहचान जाता है। हेमंत सुनार से पूर्णतः कन्फर्म करके कैलाश को अरेस्ट करवाता है। काफ़ी पिटाई के बाद भी वह सच्चाई नहीं बताता है। जब बेटी की बात आती है तो पिघल जाता है और कबूलता है कि सरजू का खून मैंने ही किया है। कैलाश है अपने फ्लैशबैक के बारे में बताता है, जिसमें सरजू को दिखाया जाता है जो बुलेट से आता है। कैलाश को कुछ सामान देता है। कैलाश कहता है, अरे साहब इसकी क्या ज़रूरत है। सरजू कहता है, रख ले यार, तूने घर शिफ्ट करने में मेरी बहुत मदद की थी। सरजू को कैलाश चाय पीने के लिए कहता है। सरजू मना करता है, लेकिन कैलाश जिद करता है और घर के अंदर ले जाता है। कैलाश अपनी बीवी मंदा को बुलाता है। मंदा बहुत खूबसूरत थी। मंदा की खूबसूरती को देखकर सरजू हकपका जाता है। तभी मंदा बताती है कि दूध नहीं है। फिर सरजू कहता है, ठीक है मैं जाता हूँ, चाय पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मंदा और कैलाश उसको रोक लेते हैं। कैलाश कहता है, मैं भी बाहर जाकर दूध लेकर आता हूँ। कैलाश दूध लेने चला जाता है। मंदा बहुत सुंदर थी, इसे सरजू बार बार देखे जा रहा था। तभी मंदा पूछती है, साहब कुछ चाहिए? सरजू खुद को रोक नहीं पाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है और फिर शुरू हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात कैलाश आ जाता है। दोनों को ऐसे देखकर कैलाश के हाथ से दूध गिर जाता है और वो सर पकड़ लेता है, रोने लगता है। सरजू कहता है, अरे भाई गलती हो गई, सब मैं सही कर दूंगा। मंदा कहती है, मैंने कुछ नहीं किया है, इन्होंने ज़बरदस्ती की है। कैलाश सरजू को जाने को कहता है और कहता है, कभी शक्ल मत दिखाना। हेमंत आगे पूछता है और कैलाश बताता है, कुछ दिन पहले कैलाश सरजू का दृश्य दिखाया जाता है, जिसमें
सरजू और कैलाश बैठे शराब पी रहे होते हैं। सरजू कहता है कि जब से मैंने बाहर की जात की लड़की से शादी की है, मेरे एमएलए भाई ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरा साथ तू दे तो मैं उसे मार डालूंगा। कैलाश कहता है नहीं 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 सर, ये ठीक नहीं होगा। तभी सरजू कहता है यार मैंने मंदा को छेड़ दिया, वो बहुत खूबसूरत है, मदहोश है यार, एक बार ले आ, मेरा बिस्तर गर्म करवा दे। बार बार ही रट लगे है। कैलाश मना भी करता है वो, लेकिन मानता नहीं है। यार एक बार ले आ, बस एक बार ले आ। कैलाश एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और पत्थर से कूच कूच के उसकी हत्या कर देता है। पुनः दर्श वर्तमान में आता है। कैलाश कहता है यही हुआ था सर, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है। कैलाश के फ़ोन पर एक आदमी बार बार फ़ोन करता रहता है। उसकी कॉल डिटेल निकाल कर बिमला उसको थाने में बुलवाती है। हेमंत उनको देखकर चकित रह जाता है, वो गुरुजी थे। हेमंत से वो माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं मैंने नारी की मोह में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरे बीवी बच्चे हैं, तब भी मुझसे गलती हो गई है। मंदा बहुत सुंदर थी, कॉलोनी के कई लोग उस पर फिदा थे। एक दिन मैं भी उधर से गुजरा। कैलाश चाय पिलाने मुझे अंदर ले गया। मंदा बताती है कि दूध नहीं है। फिर कैलाश दूध लेने चला जाता है। तभी वो कांड हो जाता है और तब तक कैलाश आ जाता है। फिर देखा जाता है कि कैलाश से दूध छूट कर गिर गया है। कैलाश अपना सर पकड़ लेता है। गुरुजी बहुत परेशान होते हैं। वो बोलते हैं ये कांड किसी बाहर को वाले को मत बताना, मेरी सारी इज्जत धुल जाएगी। उनके पास जो भी होता है वो दे देते हैं और अपनी अंगूठी भी निकाल के दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हेमंत कहता है गुरुजी, जब सब मैटर ख़त्म ही हो गया था तो फिर अब बार बार क्यों फ़ोन कर रहे थे इसको। गुरुजी बताते हैं वो अंगूठी मेरी शादी की थी, मेरी बीवी बार बार अंगूठी लाने को कह रही थी, इसलिए मैं उसको फ़ोन कर रहा था। फिर हेमंत का दिमाग सनक जाता है और गुरुजी से पूछता है कि अन्य लोग कौन कौन थे जो उस पर फिदा थे। उनकी भी सबकी पूछताछ करता है। मतलब सही दिखाया जाता है कि सबके साथ यही होता है। हेमंत सारा मैटर समझ जाता है कि ये केवल कत्ल का मामला नहीं है, इसकी जड़ बहुत गहरी है। वह कैलाश से फ्रेंडली बात करता है और चाय मंगवाता है, उसको चाय भी पिलाता है। फिर वो चाय लेने भी जाता है, सबको चाय पिलाता है। कैलाश को एकदम फ्री कर देता है, छोड़ देता है। फिर हेमंत उसे बाहर भी ले जाता है, टहलाता है, सच्चाई पूछता है कि अभी चार्ज शीट फाइल नहीं हुई है कैलाश, सब बता दे जो तुझे पता है, नहीं तो तेरी ज़िंदगी जेल में ही कटेगी और तेरी बेटी गरिमा की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर उसको वापस थाने में कैलाश बताता है कि मैंने ही सरजू का खून किया है, परमेश्वर का खून किया है, शिवा, किशन, मुरुगन, घासी, जनार्दन सभी को मारा है, मैंने ही सभी को मारा है। ये सुनकर हेमंत सुन्न रह जाता है। सारे पुलिस वाले और सीआई साहब भी लापता लोगों का बोर्ड देखते हैं, एकदम सुन्न रह जाते हैं, क्योंकि जितने लापता लोगों की कंप्लेन आई थी सभी को कैलाश ने ही मारा था। अगली सुबह हथौड़ा लेके आता है कैलाश और मोतीलाल से किले मांगता है। मोती का चेहरा देखने लायक था, उसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। सीआई हेमंत से लाशें और सोना की जानकारी लेने को कहते हैं। हेमंत कहता है कैलाश धीरे धीरे सब बता रहा है, दबाव की क्या ज़रूरत है सर, मैं जाता हूँ चंद्राकर के घर। एसआई हेमंत चंद्राकर के घर जाता है, जिनके घर वही सोना चोरी हुआ था। हेमंत चंद्राकर से कहता है मंदा के पास आप जाते थे, कैलाश ने सब बता दिया है। जब मंदा 6 महीने पहले चली गई थी तो भी आप कैलाश को क्यों पैसे दे रहे थे। चंद्राकर कहता है सर 15 साल से मेरी बीवी की तबीयत खराब है, इस चक्कर में मुझसे एक बार गलती हो गई, जिसकी सज़ा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। मेरी और मंदा की फ़ोटो कैलाश के पास हैं, इसलिए वो मुझे ब्लैकमेल करता था। जब मेरी बेटी की शादी तय हुई तो उसका लालच बढ़ गया, तो मैंने ही उसे चोरी करने को कहा था। हेमंत पानी मांगता है, चंद्राकर पानी लेने जाते हैं। हेमंत सीआई को फ़ोन करके बताता है कि चंद्राकर के घर पे जो चोरी हुई थी स्वयं चंद्राकर ने कराई थी और सारा सोना कैलाश के पास ही है। पुनः पुलिस स्टेशन में डीएसपी आता है। सीआई से कहता है हेमंत अपनी तरीके से, सीआई जो है डीएसपी से कहते हैं कि हेमंत अपनी तरीके से इंक्वायरी कर रहा है। तभी कैलाश चाय लाता है, डीएसपी उसको पकड़वा देता है और खूब पिटवाता है। सीआई को भी डांटता है, अबे थाना है कि इसकी मौसी का घर, क्या बना रखा है यहाँ पर, एक कातिल से चाय मंगवा रहा है, चाय पी रहा है, अबे तुझको शर्म नहीं आती।
और अच्छे से उसकी धुलाई करवाता है। विमला हेमंत को कॉल करती है। हेमंत आता है भागते भागते, सभी को कैलाश से दूर हटाता है और धोखे में डीएसपी पाठक को भी छू लेता है। सॉरी भी बोलता है, लेकिन डीएसपी बड़े उससे उसको देखता है और कहता है कि तूने मुझे छुआ, तेरी इतनी हिम्मत, नीच जात के आदमी, तेरा ऐसे जगह ट्रांसफ़र करूँगा जहाँ तो सूरज को भी नहीं देख पाएगा। हेमंत कहता है सॉरी सर, गलती हो गई, मैं सब कुछ कबूलवा लूँगा। कहा ये तेरा थाना नहीं है, चल यहाँ से भाग, नहीं तो तेरी वर्दी भी जाएगी और नहीं तो तुझे भी यहीं पर लिटाकर सुधार सिंह से तेरी भी सफाई करवाऊँगा। हेमंत वहाँ से चला जाता है। उसकी अच्छी से धुलाई होती है कैलाश की, लेकिन कैलाश मुंह नहीं खोलता है और अपने बयान से मुकर भी जाता है कि मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अब डीएसपी के होश उड़े हुए हैं। सीआई कहता है सर, हेमंत ने इसका विश्वास जीता था, इसीलिए इसने कबूला था। हम लोगों ने इसको तोड़ दिया है, इसलिए यह मुकर गया है, अपना मुंह नहीं खोल रहा है। डीएसपी सीआई से कहता है तू थाना इंचार्ज है ना, बोल तू ही थाना इंचार्ज है ना, किसी को भी ला, मुझे बस ये केस ख़त्म हो जाना चाहिए, मैं बस यही चाहता हूँ। हेमंत वापस लाया जाता है। हेमंत जब आता है तो कैलाश को ले जाता है अस्पताल, वहाँ दवाई करवाता है, फिर टहलाता है, खाना खिलाता है। झील के किनारे दोनों बैठे होते हैं। कैलाश पूछता है साहब आप इतने अच्छे क्यों हैं? हेमंत कहता है मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मेरे पिताजी भी एक साधारण व्यक्ति थे। उनकी आंखों में हमेशा डर ये रहता था, उनके दिल में हमेशा डर रहता था कहीं जात के कारण मेरे बेटे के साथ भी, मेरे वर्दी पहनने के बावजूद भी उनकी आंखों से वो डर नहीं गया। लेकिन उनको इतना संतोष ज़रूर था कि उन्होंने मुझे एक अच्छी ज़िंदगी दी। तभी कैलाश बताता है कि साहब मुझे कोई अच्छा इंसान नहीं मिला सिवाय आपके। लोग सभी को 500 रुपये मजदूरी देते थे तो मुझे 200 देते थे। वो जानते थे कि कैलाश कुछ नहीं कहेगा। किसी ने मुझे साहब इंसान नहीं समझा, सबने सड़क पर घूमता जानवर समझा। मेरा छोटा भाई मंदा से शादी करने वाला था। शादी के एक दिन पहले उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। मंदा घर से भाग कर आई थी, वापस नहीं जा सकी, वहाँ रोती रहती थी। कई दिनों के बाद मैंने उसकी आंखों में देखा, उसकी आंखों में भी वही दर्द था जो मेरे अंदर था। मैंने उससे पूछा कि तू मुझसे शादी करेगी? वो राज़ी हो गई। फिर कुछ समय बाद गरिमा आई, मेरी एक छोटी दुनिया बन गई साहब। एक दिन मंदा फ़ोन छुपाती है। मैं पूछता हूँ ये फ़ोन कहाँ से लाई है, धंधा क्या करती है? तो मंदा कहती मैंने कमाया है। और वो कहती है लोग मुझ पर बुरी नज़र डालते हैं, सब लोग मेरे साथ सोना चाहते हैं। 13 साल से मैं तंग आ गई हूँ, सबकी नज़र बस मेरे पे रहती है और मेरे साथ सोना चाहते हैं। तो बस मैंने उनसे ही पैसे कमाए हैं, कोई धंधा नहीं किया है। साहब मैंने उसका साथ दिया, लेकिन फिर भी मंदा एक दिन भाग जाती है अपने आशिक के साथ। कम से कम उसको बच्ची की परवाह तो करनी चाहिए। फिर साहब मैं और बच्ची अकेले पड़ जाते हैं। मैं बच्ची का पालन पोषण नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए मैंने उन लोगों को पकड़ा जो मंदा के जाल में फंसे थे। वो लोग जब भी पैसा मांगो तो पैसा नहीं है, वो बड़ा बड़ा सोना लटकाए रहते हैं। इसलिए मैंने उनको पकड़ा। और वो सरजू गले में सोने की चैन पहने था, मंदा से के साथ सोने की बात कर रहा था। मैंने साहब उसका सर कुचल दिया, जब तक वो मर नहीं गया मैं कुचलता रहा। ऐसे ही मैंने सभी से सोना पैसा जो भी हो सका मैं लेता रहा और अपनी बेटी को अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करता रहा। कैलाश फिर लाशों का पता भी बताता है। पहले काफ़ी देर तक मोती बलवंत बिच्छू से बेगार करवाता रहता है, बेगार में इधर उधर खुदवाता रहता है। हेमंत कहता है कैलाश प्लीज़ बता दे। कैलाश कहता है सर बस 10 मिनट, इन लोगों ने बहुत मारा है मुझे। फिर सही जगह बताता है जहाँ पर जगत राम के कंकाल मिलते हैं। कैलाश कहता है ये जगत राम है। हेमंत इसके हाथ कहाँ हैं कैलाश?
कैलाश कहता है, एक दिन इसने मुझसे कहा था तू मुझे छूने लायक नहीं है, इसलिए साहब मैंने इसके हाथ काट के नदी में बहा दिए। ऐसे ही कई लाशें मिलती हैं। मोतीलाल कहता है, अरे यार, लाशों को खुदवाते खुदवाते इस कैलाश ने मेरा कचूमर निकाल दिया है। देख भाई बलवंत और बिच्छू, अब तू ही खोद, मेरे बस की बात नहीं है। कैलाश से हेमंत सर पूछता है कि अच्छा तूने सर वो क्या किया। सर कैलाश बताता है कि सरजू के केस को गुमराह करने के लिए एक पुरानी लाश को मैंने खोदा और उसका सर काट कर ले जाने ही वाला था, तब तक वही विजेंदर आ जाता है, तो मैं रात में उस सर नहीं ले जा पाता हूँ। फिर जब दिन को मौका मिलता है तो मैं वो सर गायब कर देता हूँ, लेकिन पुलिस पूरे जंगल में थी, इसलिए मैं सर को जंगल से नहीं ले जा पाया था। और ये सर ना होने की बात मुझे थाने में ही पता चली थी, इसलिए मैंने सर गायब किया कि कोई केस नहीं बनेगा। तभी हेमंत का दिमाग खनकता है और वो भाग कर जाता है और उसे वहाँ पर सर मिल जाता है। फिर थाने का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ मोती कैलाश से पूछता है, भाई वर्दी हम सबने पहनी है, तूने सब हेमंत को ही क्यों बताया। कैलाश जैसे ही थोड़ा मोती की तरफ खिसकता है, मोती वहाँ से उठकर चला जाता है। यहाँ दिखाया जाता है कि जाति व्यवस्था कितनी गहरी हुई है। फिर हेमंत को दिखाया जाता है, जो गरिमा से कहता है ये गरिमा है। जो कैलाश की बच्ची थी उसको हेमंत अपने घर ले आया है और उसको अपनी बच्ची बना लिया है, और उस गरिमा से कहता है ये तुम्हारा छोटा भाई है। दोस्तों, यहीं से ये कहानी ख़त्म हो जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान के अंदर एक जानवर छुपा होता है, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम उसे कब और कैसे बाहर आने देते हैं। जब इंसान अपने गुस्से, दर्द और बदले की भावना पर काबू खो देता है तो वो इंसान नहीं जानवर बन जाता है। ये सीरीज हमें यह भी दिखाती है कि समाज की बेरुखी और न्याय व्यवस्था की कमजोरियां कैसे एक आम इंसान को क्रूर बना सकती हैं। जैसे कैलाश बन गया था, जहाँ उसको सब लोगों ने दुत्कारा था और उसके जात के कारण भी लोगों ने उसे इंसान नहीं जानवर समझा। तो ऐसे हमें समाज में नहीं करना चाहिए, सभी को बराबर समझना चाहिए, सभी को बराबर हक देना चाहिए, तभी सब एक रह पाएंगे। साथ ही यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में किसी के अंदर छुपे जानवर को पहचान पाते हैं, या तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक बहुत देर न हो जाए। जैसे हमने गार्गी मूवी में देखा था कि गार्गी का पिता दोषी था, लेकिन उसका एक मासूम चेहरा देखकर, उसकी उम्र 60 वर्ष देखकर कोई दोषी नहीं कहेगा, और गार्गी भी यही सोचती थी कि उसका पिता बेकसूर है, लेकिन अंत में वही कसूरवार साबित होता है। तो दोस्तों, असल में इंसानियत किसी के साथ हुए अन्याय को देखकर चुप रहने में नहीं, बल्कि आवाज़ उठाने में है। दोस्तों, यहीं से सीरीज ख़त्म होती है और जय हिंद, जय भारत।